सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों ने अपना पेपर किया होगा। पेपर करने के बाद में जो पहला प्रश्न आता है दिमाग में कि मैंने कितने प्रश्न सही किए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम एक सटीक जो आंसर किया है उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। यानी इस पेपर का कंप्लीट विश्लेषण मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि पेपर कैसा था, हार्ड था, इजी था या मॉडरेट था, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब की बार जैसे पेपर है थोड़ी सी कट ऑफ हाई जानने का विचार है, लेकिन अपने इंग्लिश का जो पेपर हुआ ग्रुप डी में था, तो मैं इसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। एक सटीक जो कट ऑफ रहने वाली है ना इस बार, उसके बारे में मैं आप लोगों को इस पेपर विश्लेषण के बाद में बताने वाला हूं। तो पहले पेपर को समझो, आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। इसके बाद में आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि मेरे इतने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, क्या मैं आ सकता हूं क्या? इसके बारे में मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, देखो पहले शुरू करते अपना पेपर का विश्लेषण। मैं अगर बताऊं तो आपको जो कैटेगरी रखूंगा मैं इस पेपर की, इंग्लिश वाले पेपर की अगर मैं कैटेगरी रखूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कठिन आया था भाई, बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं इसे कहूँगा ईजी टू मॉडरेट कहूँगा भाई। क्या कहूँगा? ईजी टू मॉडरेट कहूँगा। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई। सर इजी टू मॉडरेट मतलब ये है कि आप इसे हार्ड कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो हार्ड कैटेगरी में कौन से प्रश्न रखे जाएंगे, मॉडरेट में कौन से, वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे। अपने क्या है कि ज़्यादा आप लोगों ने आंसर की तो मिला ली होगी, लेकिन पेपर का विश्लेषण वो नहीं किया होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बिल्कुल सटीक जो आंसर की रहने वाली है ना, बिल्कुल जो आंसर वो रहने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। अब पहला प्रश्न जो है ना वो क्या दिया हुआ भाई आप लोगों के पास, वो दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मीन इंसिस्ट और ऑन समथिंग, यानी किसी चीज पे जोर देने के लिए आप कौन से आइडियम का जो आइडियम फ्रेजेज है ना, वो तो देखो आपके पास, ये तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो ये अपने पास क्या होता है, पुट वंस फुट डाउन का मतलब होता है किसी बात पे जोर देना, ये होता है इसका अर्थ। अच्छा, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस, यानी कहने का मतलब है इस अपने पास ब्रैकेट में क्या करना है, एक शब्द भरना है। अब इनमें से मैं सीधे आंसर बताऊंगा भाई। यहाँ पे एडेप्ट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसका मतलब होता है निपुण। क्या होता है भाई? तो इसका मतलब है कि वो चित्रकला की जो कला है ना, चित्र बनाने की जो कला है, पेंटिंग, उसमें निपुण है, तो यहाँ पे एडेप्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चूज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम। आइडियम का जो अर्थ वो बताना है भाई। आइडियम जानते हो आप सभी क्या है? टॉय विथ एन आइडिया, एक विचार को टॉय की तरह देखने का मतलब क्या होता है, सीरियसली थिंक नहीं होता है, कंसिडर लाइटली, बिल्कुल ये होगा आपके पास। यानी किसी चीज के बारे में गंभीरता से विचार नहीं करना भाई, ऐसे ही सोच लिया चलो देख लेंगे, है ना, वो होता है। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ, मेरे पास ये जो 2 नंबर का ऑप्शन है ये सही है। कौन सा? सेक्रिलीजियस, ये इसकी स्पेलिंग है ना, रिलीजियस मत कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे RILE जिसने देखी है ना, ये जो ऑप्शन 2 है वो सही करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपके पास, ये हो गए दोनों। हाँ, नंबर 3 और 6 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम टू फीडल अराउंड। टू फीडल अराउंड का मतलब क्या होता है, आपके पास समय को वेस्ट कर देना, नष्ट कर देना। टू वेस्ट टाइम हो जाएगा, ये सही है भाई, है ना। फीडल टू क्या है, टू फीडल अराउंड, यानी यहाँ वहाँ भटकना जिसको कहते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक एक्सप्रेशंस मीन्स टू अपोज वन पर्सन टू अनदर, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या होता है, फॉर वन पर्सनल एडवांटेज, यानी एक व्यक्ति का अपने लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति से लाभ उठाना, क्या होता है, प्ले ऑफ समबडी अगेंस्ट समबडी, बस यही होता है इसका ऑप्शन। तो ये तो सरल प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन है ना ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई, इनको मैं सरल कैटेगरी में रखूंगा। जो थोड़े से मॉडरेट है ना उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, इसके बाद में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 और 9। इसमें बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, यानी यहाँ पे अपने पास कौन से सेंटेंस है वो सही है। तो देखो, सी सेट बिसाइड हिम ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट के में वो उसके पास बैठी, बिल्कुल सही है भाई, इसमें कोई ग्रामेटिकल गलत नहीं है। करेंट से आर माई फेवरेट डिश फ्रूट, इसमें ये जो है ना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन किसमिस की बात करें तो उसमें यहाँ पे ई के स्थान पे ए होता है, तब ये सही हो जाता, और ये अपने कर लेते हैं। आई नीड टू परचेज फ्यू स्टेशनरी, ये जो फ्यू है स्टेशनरी के पहले आपके पास क्या है, फ्यू का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये तो यूसीएन है और ये आपके पास पीसीएन के पहले लगता है। यूसीएन है नहीं, अनकाउंटेबल नाउन, ये तो समझते हो आप लोग, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो ये गलत है। इसके बाद में बात करते हैं
क्या इसके बाद में कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है। तो आपके पास ऑप्शन ए है ना, ये तो सही है, तो ऑप्शन ओनली ए सही है इसमें भी। क्या सही है आपके पास, ओनली जो केवल एक है ना वो सही है इसमें, आपके ऑप्शन सही है। सी सेट बिसाइड में इसमें गलत ए है और इसमें आई नीड है, तो वो स्टेशनरी के पहले अपने पास सन का प्रयोग कर सकते हैं, वो यूसीएन के पहले भी होता है, तो ये यहाँ पे देख लेना भाई। तो ऑप्शन केवल ए सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड एंड इट्स मीनिंग, शब्दों का अर्थ और उसके यानी वन वर्ड की बात हो रही है भाई। तो द एक्ट ऑफ द मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मानव में किसी इंसान की हत्या की जाती है तो उसे होमिसाइड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं, तो ये गलत हो गया। इसके बाद किलिंग ऑफ वंस मदर, तो वो मेट्रिसाइड होता है भाई, कोई अपनी माता का मर्डर कर देता है तो उसको मेट्रिसाइड कहते हैं, ये सही है। मर्डर ऑफ किंग ये होमिसाइड नहीं, यहाँ पे तो होता है रेजिसाइड और यहाँ पे होमिसाइड, ये दोनों गलत बना दिए। तो इसमें एक और डी, बी और डी सॉरी, बी और डी सही है, बी और डी ये रहा आपके पास ऑप्शन, तो ये हो जाता है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 देख लेते हैं। ये क्या दिया, चूज द ग्रुप विथ द करेक्ट स्पेलिंग। अच्छा करेक्ट स्पेलिंग बतानी है भैया आप लोगों को, तो करेक्ट स्पेलिंग में बात करेंगे तो ओकेजन, मिलेनियम और बिगिनिंग, हाइजीन, ये बता देता हूँ भाई। आपके पास ये जो स्पेलिंग है ना ये ओकेजन की ये सही है, तो इसमें देखो ओकेजन ये गलत है, इसमें डबल सी आ गया तो ये सॉरी डबल एस आ गया तो ये गलत हो गया है, इसमें डबल एस आ गया तो ये भी गलत है। तो ये स्पेलिंग वैसे ही पता चल रही है कि ये आपका ऑप्शन सही होगा, मिलेनियम होगा, बिगिनिंग हो गया और हाइजीन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, हु लिव्स ए लोनली ऑस्टर लाइफ, यानी एक व्यक्ति जो अकेला जीवन जीता है कौन होता है, संत होता है, साधु संत होता है, तो वो हो जाएगा एसेटिक। एसेटिक अपने पास कहाँ पे, अच्छा ये इस तरीके से दे रखा है, तो इसमें पहले के सामने एसेटिक ये रहा, ठीक है। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, यानी खुद जो सेल्फिश होता है ना उसे क्या कहते हैं, उसे इगोइस्ट कहते हैं भाई। तो इसके सामने दो के सामने इगोइस्ट कहाँ पे है, दो के सामने इगोइस्ट ये रहा भाई, तो पहले के सामने एसेटिक, दूसरे के सामने इगोइस्ट। और वन हु इज इनक्रेडिबली कंसिटेड, यानी जो अपने पास बिल्कुल घमंड जिसको कहते हैं वो इगोटिस्ट होता है भाई, है ना, इगोटिस्ट नाम याद रखना। और इसके बाद ये हो जाता है तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अच्छा इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आ जाता है आपके पास कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 और 13। इसमें देखें तो चूज द सिनोनिम ऑफ फॉरवर्ड बायोस्टेरियस। बायोस्टेरियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपने पास जो बिल्कुल शोर शराबा होता है ना उसका होता है भाई। तो क्लेमरस का मतलब यहाँ पे आपके पास शोर शराबा होगा, तो ये ध्यान में रखना, इसका जो होगा वो क्लेमरस होगा। अच्छा चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यानी यहाँ पे लेनियंट का जो विलोम शब्द है वो क्या बताना भाई, सिनोनिम बताना है। तो स्ट्रिक्ट है, सेवियर है, हार्श है, मर्सीफुल है, तो इसमें आपके पास मर्सीफुल हो जाएगा सिनोनिम। लेनियंट का मतलब किसी के प्रति अपने पास क्या, द जज गिव लेनियंट सेंटेंस कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेज, यानी पर्यावरण को उसकी स्थिति को समझते हुए थोड़ी दया दिखाते हुए वो जो फैसला लिया तो वो मर्सीफुल किया भाई यहाँ पे, तो हो जाएगा मर्सीफुल, यानी दया से युक्त जो फैसला वो किया भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 और 14 में बात करें तो क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द सब्स्टिट्यूट्स इन कॉलम बी, यानी इस कॉलम ए को कॉलम बी से करते थे। वन अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट, यानी किसी को अपने पास फैसले करने के लिए बिचौलिया स्थापित नहीं करते, तो वो कौन होता है, वो आपके पास आर्बिट्रेटर होता है भाई। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने एक के सामने 4 हो जाएगा। क्या होता है, ए स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, एक स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता हो वो एक्सटेम्प्योर होता है, ये लो इसमें, तो 2 के सामने 1 हो जाएगा। वन हु डज गुड मैनकाइंड, कुछ अच्छा काम करने वाला कौन सा होता है, दयावाद जिसको कहते हैं ना वो व्यक्ति फिलैंथ्रोपिस्ट होता है। और रेमेडी फॉर ऑल तो पेनिसिया होता है, क्या होता है, पेनिसिया होता है, तो ये देख लेना भाई, एक के सामने बाद एक कर लेना आप लोग। अच्छा यहाँ पे मैच द कॉलम ए हैविंग साउंड सिंबल विथ द कॉलम बी हैविंग वर्ड्स, यानी कहने का मतलब ये साउंड किस में है, तो ये देखो जो ये है ना, ये जो साउंड है ये अट की साउंड देता भाई, अट है ना, ट कट कट पट, तो यहाँ पे आपके पास ये कट में हो जाता है। एक की जब है ना इसमें बेल में है भाई, तो ये एक ही इसमें आ जाती है। और ऐ का मतलब जो ऐसे वाई होता है वो ए ही होता, सेई, क्या होता, सेई। और आउल का मतलब साउ, जैसे होम साउ, ये सारे अपने पास इसमें आ जाते हैं भाई, तो ये मैच कर लेना आप लोग, हाँ इतना तो कर ही लोगे। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे गई, 16 और 17, 16 और 19 कैसे आ गए भाई, इसके नीचे प्रश्न और भी है क्या, अभी देखते हैं। हाँ यहाँ पे है ना भाई, ये रहे, कौन से रह गए, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद में 15 14 15 हो गए,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 हो गया भाई, ये रहा। हाँ, इसमें बात करें तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ भाई, इसमें दिया हुआ है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग कैंडिड। कैंडिड का ऑपोजिट क्या होता है? कैंडिड होता है आपके पास है एक बिल्कुल स्पष्टवादी, जिसको कहते हैं ना स्पष्टवादी कौन होता है? जो बिल्कुल साफ साफ सुथरा कहे, है ना। इसमें डिसीटफुल है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कंसेंसस है और फ्रैंक है। इसमें एक बात बता देता हूं मैं, आपके पास स्पष्टवादी का ऑपोजिट डिसीटफुल होगा भाई। क्या होगा? डिसीटफुल, जो बिल्कुल ही अंदर, एक तो कहता है स्पष्ट बात ही कहता है, और एक कहता है बिल्कुल ऐसे, अरे देख लेंगे मन ही मन घुटला की तरह, वो होता है डिसीटफुल। तो स्पष्टवादी का मतलब जो अपोजिट है वो ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता भाई, अपने पास क्या होता है, और डिसीटफुल होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहाँ गया भाई? इसमें पेज कट गए क्या? 16 18 क्वेश्चन 18 नंबर का प्रश्न कट गया भाई इसमें। नहीं है, यहाँ पे है, चिंता नहीं करनी है, इसके नीचे आएगा भाई। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड, यानी एक्चुअल के लिए आपके पास क्या करना है, एक्चुअल बोलते हैं इसको। तो इसके लिए साउंड है बहुत सरल है, देखो मैं इसको कहूँगा बहुत ही सरल है। तो ये आपके पास तो ये है ना एक्चुअल, ये जो साउंड है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअल होता है तो ये जो होता है ना, ये जो है ये आपके पास किसकी ध्वनि है? इसकी ध्वनि है, ये है ना, ये ध्वनि है, ये ए है ना, एक्चुअल। और ये जो टी और ये जो है ये च की ध्वनि दे रहा है, तो ये आपका सही है भाई, आप लोगों ने कर लिया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में, हाँ इसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा भाई, बहुत ही बढ़िया है प्रश्न। देखो सरल कैटेगरी का है, लेकिन सरल कैटेगरी में बता रहा हूं भाई। इट रेंड स्टेडली ऑल डे। अब यहाँ पे SVOCA का आप रट लिया होगा आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे इट सब्जेक्ट हो गया है, वी वर्ब हो गई, रेंड वर्ब हो गई, स्टेडली का मतलब ये आपके पास क्या है, एल वाई जिसमें लगा होता है वो एडवर्ब होता है भी। और ऑल डे टाइमिंग दर्शा रहा है तो टाइम एडवर्ब हो गया, तो SVAA। तो यहाँ पे ये इसका क्या बनेगा? ये बनेगा भाई, ध्यान से समझ लेना, SVAA इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बात करेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर, हाँ 18 एक बार यहाँ पे देख लेंगे अपन, चिंता नहीं करो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द सेंटेंस हैज SVOA पैटर्न। SVOA पैटर्न कौन से में है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। डोंट थ्रो अवे दैट हेट, तो डोंट थ्रो, तो डोंट में अपने पास क्या है? सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये आदेशात्मक वाक्य। तो एक बार इसको देखते हैं। दैट सब्जेक्ट हो गया है, केप्ट वर्ब हो गई है, द चाइल्ड अपने पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, इंडूर यानी अपने पास एडवर्ब यानी स्थान दिखा रहा है। अभी देख लेते हैं। और दूसरा ही स्पेंड्स है ना, वह बिताते, ये सब्जेक्ट हो गया, स्पेंड्स ये वर्ब हो गई। ऑन बुक्स मोर देन ऑन क्लॉथ्स, यानी कहने का मतलब ऑन बुक्स मोर देन, ये आपके पास देखो मैं बता देता हूँ, स्पेंड्स ऑन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, PP जिसको कहते हैं। तो ये एडवर्ब की भूमिका निभा सकता है, लेकिन ये एक ही बन रहा है। PP हमेशा, PP यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज हमेशा एडवर्ब की भूमिका निभाता है, ये पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे ये एडवर्ब, तो SVA होगा ये। चलिए अपने को ढूंढना SVOA। द प्लेड ए क्लेवर क्रिकेट, देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, एर यहाँ पे एक क्लेवर ट्रिक, एक क्लेवर ट्रिक जो है ना ये ऑब्जेक्ट है भाई, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपके पास सीधा सा ऑप्शन ये रह जाता है। अच्छा, आइडेंटिफाई बेसिक सेंटेंस पैटर्न है। द इलनेस मेड हिम बेड टेम्पर्ड, देखो ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होती है, ये ऑब्जेक्ट होता है। बेड टेम्पर्ड किसको बना रहा है? ये OC हो गया भाई, OC मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब इसमें देख लो SVOC ये रहा आपके पास। अब ऐसे पूछते कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि कौन सा, तो वो भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बता देता, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है मुझे। क्वेश्चन नंबर 18 और 21 में देखें क्या है, चूजता है यानी चीयर्स, क्या है ये? चीयर्स है, चीयर्स। तो यहाँ पे ये तय और E और जय, ये आपके पास हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर ये चीयर्स। R से पहले आपके पास जब वोबल होते हैं तो ये एज की ध्वनि देता है, ये चीयर्स है भाई, सीधी सी बात है, इसका देख लेना ट्रांसक्रिप्शन। द किंग गेव हिम ए मेडल, ये आपके पास बहुत ही, यानी कहने का मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न वाले हैं ना आपके पास, वो बहुत ही सरल आया भाई। इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो SVOO। तो ये सरल अपने पास कह तो रहा हूँ सरल कैटेगरी में रखा गया भाई पेपर को। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इस पैटर्न का मैं यहाँ इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने वाला भाई आप लोगों को। देखो मैं जो बताऊंगा ना वो आप देख लेना एक बार, उसके बाद में अपन बात कर लेंगे। क्या है? एवरीवन तो आपके पास सब्जेक्ट हो गया, वाज लॉन्गिंग
अब यहाँ पे अगर देखो लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पे वर्ब है, लेकिन अगर आपके पास ये फॉर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज माना है यहाँ तक, इसको पीपी माना है, तो फिर आपके पास ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। देखो नाउन फ्रेज आ गया, ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है वो नाउन फ्रेज का हिस्सा होता है, तो मान के चलते हैं। वर्ब ट्रांजिटिव है और प्रीपोजिशनल फ्रेज प्लस नाउन प्लस टू इन्फिनेटिव, लॉन्गिंग फॉर द हॉलीडेज, तो ये अपने पास हो जाता है यहाँ पे, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंट्रांजिटिव प्लस प्रीपोजिशनल प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव। तो अगर मैं कहूँगी इसको दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि इसमें अपने पास इंट्रांजिटिव वर्ब भी दिया और प्रीपोजिशनल जो है ना वो अलग दे दिया है इसमें। तो अगर प्रीपोजिशन अलग करेंगे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर प्रीपोजिशनल को शामिल करते हैं तो यहाँ पे भी देखो प्रीपोजिशन वो अलग दे रखा है, तो इसका मतलब ये प्रीपोजिशन है वो अलग काउंट हो रहा है, अलग काउंट हो रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन 2 है वो सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 22-23। तो 23 में आ जाता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आप लोगों को देख लेना भाई, पैराग्राफ आप लोगों ने कर दिया भी होगा। 23 से 26 ये छोड़ देते हैं एक बार, इसके बाद में 23 से 26 के बाद में दूसरा पैराग्राफ, ये भी आप देख ले होंगे। तो पैराग्राफ वाले नहीं करवा रहा मैं भी, है ना, पैराग्राफ में टाइम लग जाएगा, पढ़ेंगे बातें करेंगे। तो उससे ये कहाँ तक है भाई, ये पैराग्राफ दूसरे में आपके पास 27 से, चलो भाई कितने तक है, 27 से 29। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 करना है अपने को, तो ये कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव अ नाउन क्लोज। अच्छा नाउन क्लोज किस में नहीं है भाई, ये बहुत ही सरल टॉपिक लगता है मुझे, बहुत आनंद आता है, ये पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। आप कहोगे तो ये टॉपिक मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको दोबारा देखने की वो नौबत नहीं आएगी, हाँ, लेकिन आप कहोगे सर आप अपनी तारीफ में लगे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव ए नाउन क्लोज। नाउन क्लोज किस में नहीं है भाई, ही थॉट दैट, उसने सोचा। अच्छा नाउन क्लोज क्या होते हैं, नाउन क्लोज के 5 कार्य होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं भाई, आप लोग जानते हो भाई, नाउन सब्जेक्ट का भी काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकती है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकती है, अपने पास ऑब्जेक्ट टू अपने पास प्रीपोजिशन का भी काम कर सकती है, और नाउन इन अपोजिशन का भी काम कर सकती है। तो यहाँ पे अपन देख लेंगे कि क्या है। तो ये तो बहुत ही सरल है, पहचानने की तरीका मैं बता देता हूँ। जब आपके पास क्या का आंसर आता है क्लोज में, है ना, क्लोज की बात बता रहा हूँ अभी तो मान के चल लेना वो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब नाउन है। ही थॉट, उसने सोचा, क्या, दैट इट वाज अ हॉलीडे, तो ये आपके पास नाउन फ्रेज हो जाता है, क्या सॉरी एनसी हो गया, नाउन क्लोज, है ना, ये नाउन क्लोज हो गया। ही एट द फूड विच ही फाउंड, यानी उसने वो भोजन खाया जो उसे मिला, तो ये क्या का आंसर नहीं है भाई। इसके बाद देखो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं क्या, हु ही सी वाज, तो ये एनसी हो गया। इसके बाद नो वन रियलाइजेज, कोई ने रियलाइज नहीं किया, क्या, हाउ ही सफर, तो ये भी एनसी है। यहाँ पे ये जो फूड है ना, ये इसकी विशेषता बता रहा है भाई, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है आपके पास, कि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये आप मान के चलते हो, हाउ को देखते आपने कह दिया एडवर्बियल फ्रेज है, हाँ, लेकिन नो वन रियलाइजेज, किसी ने महसूस नहीं किया, क्या, कैसे थोड़ी है ये, क्या, तो क्या काम जरा, हाउ वी सफर, हम कैसे ग्रसित हैं, ये हम कैसे दुखी है, ये किसी ने रियलाइज नहीं किया, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन की भूमिका निभाता है, तो आपके पास हो जाएगा विच ही फाउंड हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है 31 की बात करें तो क्या आता है, ये 28 तो आपके पास उस पैराग्राफ से भाई, है ना। आइडेंटिफाई द बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ही मेड द अदर चेयर, उसने दूसरी कुर्सी बनाई, तो सीधी सी बात है SVO, क्या आ जाएगा, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, तो चलो आगे। अच्छा 32 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज किस में नहीं है, अच्छा इसमें बात करते हैं, देखो किस में नहीं है भाई, विल समबडी टेल मी वेदर शी हैज कम और नॉट, हाँ ये देखो विल समबडी टेल, कोई मुझे बताएगा क्या, तो क्या का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, मी वेदर सी हैज कम, तो ये जो है ना आपके पास ये नाउन क्लोज हो गया है, और नाउन क्लोज हो गया है, इसका मतलब ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया भाई, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के में अंदर अपने पास NC आया है, नाउन क्लोज आया है, तो सीधी सी बात है इसमें नहीं है। इसमें मैं बता देता हूँ, ही रेन एज दो ही हैड सीन ए घोस्ट, वह ऐसे भागा जैसे कि उसने भूत देख लिया हो, तो तरीका बता रहा है, और तरीका हमेशा एडवर्ब होता है। दिस डॉग बार्क्स व्हेनेवर, ये कुत्ता भौंकता है जब कभी, समय दर्शा रहा है तो व्हेनेवर हो जाएगा।
क्या एडवर्ब हो गया, सी डज वेरी मच एज सी लाइक्स, यानी वो अच्छा करती है जब एज सी लाइक्स, जैसा वो पसंद करती है। तो ये भी आपके पास जैसे जैसे का जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता, तो सीधी सी बात उसमें नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया क्वेश्चन नंबर 33 और 36 की में बात करते हैं। क्या, विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स अबाउट सोनेट आर करेक्ट, सोनेट के बारे में कौन से कथन है वो सही है भाई। तो इस बात करें, इट इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम, नहीं है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम नहीं होती है भाई। इट हैज ए स्पेसिफिक राइम स्कीम, बिल्कुल सही है। इट टेल्स ए स्टोरी, नहीं है। इट इज ए 14 लाइन पोइम, तो इसमें आपके पास बी और डी, बिल्कुल ये इसमें सही। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें आपके पास एक पैराग्राफ सा दिया हुआ है, उसमें भरने हैं। बोथ पिंडारिक, इसमें अच्छा ये भरने भाई, तो पिंडारिक एंड ओड फॉर्म्स वर रिवाइव्ड ड्यूरिंग द एंड कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस वेस्टर्न लिरिक पोइट्री इनटू द सेंचुरी। चलिए 4, इसमें आपके पास मैं बता देता हूँ, इसमें पिंडारिक, होरेसन और आपके पास क्या हो जाएगा रेनेसा और 20th सेंचुरी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, पिंडारिक, होरेसन, रेनेसा और 20th सेंचुरी, इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, आप देख लेना। अब इसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप लोगों के पास उधर क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन करते हैं 34 का करते हैं पहले। 34 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू सेंटेंसेज इज, यानी दो वाक्यों में डिफरेंस क्या है। इसमें देखे तो ही वाज ए लॉयन इन द फाइट, यानी वो लड़ाई में शेर है भाई, और जब अपने पास सीधे अपने पास से बताया जाता है कि वो तो शेर है, तो वो आपके पास मेटाफर होता है। क्या होता है, इसमें तो मेटाफर का यूज किया है। और लाइक एज लॉयन, वो शेर की तरह लड़ा, तो वो आपके पास लाइक एज जो होते हैं ना, वो आपके पास सिमिली में आते हैं। तो सिमिली और आपके पास क्या है, ये मेटाफर है। तो क्या वन इज मेटाफर एंड सेकंड इज सिमिली, ये सही है भाई, है ना, ये सही हो जाता है। अच्छा इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में 35 और 37 देख लेते हैं। ये 35 37, हाँ चलिए। क्या है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। अच्छा कौन सा इसमें आपके पास यूज किया गया है। तो एज आई गेन द कोव विथ पुशिंग प्रो एंड क्वेंच इट्स स्पीड ऑफ द स्लसी सेंट। स्लसी सेंट का मतलब क्या होता है, जब आपके पास सरसराहट की आवाज़ होती है, पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ होती है, तो वहाँ पे आपके पास ओनोमेटोपोइया होता है। ओनोमेटोपोइया ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर होता है। पन क्या होता है, पन होता है एक ही शब्द को दो तरीके से यूज करना। हाइपरबोल क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना है ना, वो होता है। अरे अपने चंदा मामा से क्या है, गायें उड़ के आ रही हैं, तो चंदा मामा से कहाँ से गायें उड़ के आएंगी, मैंने 1000 साल तक चला, 1000 साल तक जिंदा तो रहता है, वो हाइपरबोल होते हैं। मेटाफर नहीं, मेटाफर में तुलना होती है, तो आपके पास हो जाएगा ओनोमेटोपोइया, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, द वाइंड लाइज, अब सीधी सी बात है, हवा अपने पास लाइज स्लिप, हवा सोती है, होता है क्या कभी, नहीं। ये कह रहा है जब हवा रुक जाती है तो कभी का विचार आ रहा है यार हवा तो सो गई। अब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह करते हैं व्यवहार, तो वो आपके पास क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो ये देख लेना भाई। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आते हैं 38 और 40। चलिए 40 क्वेश्चन बड़ा है, चलिए पहले कर लेते हैं इसको। Which of these is not a characteristic feature of a stream of the consciousness। कॉन्शियसनेस की एक विशेषता नहीं है। तो सचेतना में अपने पास क्या होता है, आदमी विचार करता चलता है, अंदर ही अंदर सोचता है, इसमें अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता भाई। ये लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अपने एक ही अपने धारा में प्रवाहित होना, एक ही धारा में सीधे चलना। और जो कॉन्शियसनेस है, जो सचेत है भाई, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो इधर की भी सोचेगा इधर की भी सोचेगा, तो इसमें ये करेक्ट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए ड्रामेटिक लिरिक आर करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है, ए सिंगल पर्सन हु इज नॉट द पोइट अटर्स द स्पीच विच मेक्स अप द फुल पोइम। ये बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। एक सिंगल व्यक्ति जो कि अपने पास क्या है, कवि नहीं होता है, और वो पूरा स्पीच है उसके बारे में बोलता है, कविता होती है। अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर पीपल इज एक्नॉलेज्ड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ, ये भी करेक्ट है। This form was used by Ezra Pound, T.S. Eliot and other poets in 20th century। ये तीनों कथन सत्य हैं भाई, 40 में आपके पास तीनों कथन सत्य हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है 39।
आप कहोगे सर इस तरीके से कैसे पढ़ा रहे हो, इसमें अपने पास पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार से है तो इसी तरीके से चल लेते हैं ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द बैलेट, बैलेट के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इट इज ए नैरेटिव स्पीसीज ऑफ ए फोल्क सॉन्ग, बिल्कुल सही है। इट इज ड्रामेटिक कंडेंस्ड एंड इम्पर्सनल, बिल्कुल ये सही है। इट यूजुअली ऑब्जर्व सेट फॉर्मूला विथ यूज ऑफ द इंक्रीमेंटल रिपीटिशन, चल अपने पास एक बार देखते हैं, ये भी सही है भाई। इट ऑलवेज, इट इज ऑलवेज क्या है, इनकोमियास्टिक इन टोन, यूजुअली कॉमेमोरेट एन इवेंट, नहीं इवेंट पे अपने पास खुशियों के माहौल में ऐसा नहीं किया जाता है। इसमें ये ऑप्शन इसका क्या है, इसकी विशेषता नहीं है, ड्रामेटिक उसकी है। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, हाँ ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया था भाई। चलिए तो ये क्वेश्चन 41 है, इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 41 में क्या दिया हुआ है, 41 में आपके पास दिया हुआ है ये, आइडेंटिफाई द कन्वेंशंस ऑफ द पेस्टोरल एलर्जी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बारे में बात करें तो क्या है, नेचर इज इन्वॉल्व इन मॉर्निंग द शेफर्ड्स डेथ, बिल्कुल सही बात है। एक जो एलर्जी होती है उसमें यही होता है। देयर इज ए प्रोसेशन ऑफ द मॉर्नर, बिल्कुल होती है, प्रोसेस भी होती है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द डिवाइन जस्टिस, बिल्कुल ये भी सही है। एट द एंड देयर इज ए रिन्यूअल ऑफ द होप, ये इसमें आपके पास चारों ऑप्शन सही है भाई, ये करेक्ट हो जाते हैं चारों ऑप्शंस। किसके बारे में, इसे एलर्जी के बारे में, पेस्टोरल एलर्जी के बारे में, तो ये आपके पास हो जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 41। और इसके बाद ये कौन सा था भाई, हाँ 41 और 39, ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखते हो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें, चलिए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्या है ये प्रश्न, रेनेसा वाज ए रिवाइवल ऑफ द ग्रीक learning and the world view, which of the following is not true about spread of from Greek territories to Italy। इसमें अगर अपन बात करेंगे, देखो पहले 42 का प्रश्न है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके ऑप्शंस कहाँ पे है, ये रहे। चलिए इसके बारे में बात करें तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ट्रक्स वर प्रेसिंग हार्ड ऑन द कॉन्स्टेंटिनोपल। उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल was the capital of the Byzantine Empire और Byzantine was the western part of the Roman Empire। नहीं ये गलत है, इसमें नोट पूछा ना, तो ये आपके पास क्या है, ईस्ट का पार्ट था भाई, ईस्ट यानी पूर्वी जो भाग है वो था, और बाकी ये सही है, तो ये आपके पास ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कौन सा 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की आपके पास बात करें तो कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें आपके पास बात करें तो क्या है, जर्नल एक्साल्टेशन ऑफ द इमोशन ओवर अ रीजन, बिल्कुल सही बात है। इमोशंस है वो रीजन्स के ऊपर होते हैं भाई। ए हाइटेंड एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये भी सही है। ए जर्नल एक्साल्टेशन ऑफ द इंटेलेक्ट ओवर सेंसेस, नहीं बुद्धिमत्ता जो होती है ना, बुद्धिमानी जो होती है वो सेंसेस यानी इंद्रियों से ऊपर रोमांटिसिज्म में नहीं होती है, तो ये आपके पास हो जाएगा, इसकी विशेषता नहीं है। और टर्निंग क्या है, टर्निंग इन द अपॉन ऑफ द सेल्फ, ये बाकी सारे सही हैं, ये नहीं होता भाई, क्योंकि अपने पास जो कवि होते हैं ना वो बढ़ा चढ़ा के कोई बात करते हैं, वो बुद्धिमानी से कोई बात नहीं करते हैं, वो ऐसे अपने पास जो मन में आया वही लिख दिया, तो इसमें आपके पास ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्नल एक्साल्टेशन ऑफ इंटेलेक्ट ओवर सेंसेस हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है 44 क्या है भाई, 44 बता रहा है, चलिए 44 पढ़ लेते हैं। फ्रॉम विच शेक्सपियरियन प्ले डिड एल्डस हक्सले क्या है डेराइव द आयरनिक टाइटल ऑफ हिज नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ से लिया है, द टेम्पेस्ट है, एज यू लाइक है, और मिड समर नाइट्स ड्रीम और जूलियस सीजर है, तो ये आपके पास टेम्पेस्ट से लिया है। टेम्पेस्ट में एक पंक्ति आती है, उसमें अपने पास जो इसका नाम है ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये शब्द ऐसे कैसे आते हैं उसमें, अभी तो मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत अपने पास वैसे ही बहुत लेट हो रही है। अभी 43 क्वेश्चन सॉरी किए अपन ने। अच्छा ह्यूमंस आर कॉल्ड डेजियन, अपने पास डेजियन देयर बीइंग बिकॉज दे आर डिफाइंड बाय द फैक्ट दैट दे एग्जिस्ट और आर इन ए वर्ल्ड एंड इनहेबिट इट। क्या है, हु यूज्ड फ्रेज डेजियन फॉर द ह्यूमंस इन हिज एग्जिस्टेंशियल एक्सपोजिशन में कौन यूज करता है ये डेजियन जो शब्द है, इसमें फ्रेडरिक है, मार्टिन है, जीन है, कार्ल है, तो इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें मार्टिन हाइडेगर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म एज ए लिटरेरी मूवमेंट। अच्छा लिटरेरी मूवमेंट में आपके पास रोमांटिसिज्म की विशेषता नहीं है, तो इसमें अगर अपन बात करेंगे तो कौन सी नहीं है भाई, इसमें आपके पास है इंटरेस्ट इन नेचर एंड द सिंपल लाइफ, बिल्कुल सही बात है, ये विशेषता है अपने रोमांटिसिज्म की।
इंटरेस्ट इन पास्ट, पास्ट में भी इंटरेस्ट होता है भाई अपने पास रोमांटिसिज्म का, मैं वहाँ ऐसी किया मैंने ना, वहाँ पे प्रेम लीला रची वैसी। फ्री प्ले इन इमेजिनेशन, कल्पनाओं की तो पूछो ही मत आप लोग। इसमें आपके पास हो जाएगा इंटरेस्ट इन डेकोरम एंड ऑर्डर, ये इसकी विशेषता नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 46 में डी, यानी 4 नंबर। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, यानी कहने का मतलब है मेटाफिजिकल जो पोएट्री है उसकी विशेषता नहीं है। अच्छा मेटाफिजिकल की बात करें तो कौन सा नहीं होगा, फार फेस्ड इंजेनियस कंपेरिजन्स, बिल्कुल होता है भाई, ये इसकी विशेषता होती है। आर्ग्यूमेंट एंड द इंटेलेक्चुअल, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल होती है। मेटाफिजिकल जो पोइट्री होती है, जो मेटाफिजिकल पोइट है वो बौद्धिकता पे ही है डिपेंड, अपने पास बौद्धिकता का यूज किया है, कन्वेंशनल इमेजरी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रीय जो होता है ना, क्लासिकल जो इमेजरी होती है वो नहीं रखते हैं और ड्रामेटिक टोन रखते हैं। तो आपके पास जो कन्वेंशनल इमेजरी है ये इसकी पहचान नहीं है, किसकी, क्योंकि ये तर्क वितर्क पे आधारित है मेटाफिजिकल। सिल्वर फोर्क फिक्शन इज आल्सो नोन एज, अगर अपने सिल्वर फोर्क फिक्शन की बात करें तो आपके पास फैशनेबल नॉवल के बारे में भी, यानी उसको ऐसे भी जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखना सिल्वर फोर्क फिक्शन के बारे में। अच्छा इसमें अभी बात कर लेते हैं, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वेटनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा इसमें बात करें तो देखो इसमें आई का जो उच्चारण है ना, आई का जो उच्चारण है वो बारंबार रिपीट हो रहा है, और जब आपके पास वोवल का उच्चारण बारंबार होता है तो वो एसोनेंस होता है। क्या होता है, एसोनेंस होता है, तो आपके पास ऑप्शन 20 में सही रहेगा, ये ध्यान में रख लेना 51 में। अच्छा 48 की बात करते हैं, 48 हाँ ये रहा, आप कहोगे सर 51 के बाद में 41 में आ रहे हो, 40 में आ रहे हो, 48 में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी। द 19th century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in glass। तो कैलिबन अपने पास अपना चेहरा देख के क्या करता है, वो अपने पास अपना जो वो राक्षस जैसी भूमिका होती है ना, राक्षस जैसा चेहरा दिखाई देता है, भूत होता है वो, तो चेहरा देख के खुद को गुस्सा आता है। वैसी कंडीशन अपने पास ये कहाँ पे होती है, तो ये आपके पास मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, द पिक्चर्स ऑफ द डोरियन ग्रे में होती है। ये जो होता है ना जिसमें कैलिबन गुस्सा करता है, वो आपका द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे में होता है। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपके पास, इसमें आपके पास दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन गोथिक नॉवल। गोथिक नॉवल की विशेषता कौन सी है, अगर इसमें बात करें तो क्या कॉन्सेंट्रेट ऑन द फैंटास्टिक, द मैकेब्री एंड द सुपरनेचुरल, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद रिच डिस्कवर मीडियावल थीम एंड हैव मीडियावल कॉनोटेशन, बिल्कुल सही बात है। सेंटर ऑफ पैशन एंड ग्रीफ एंड टेरर, बिल्कुल ये भी सही बात है। यूज ओनली हेलेनिस्टिक सुपरनेचुरल इमेजरी, ये नहीं भाई केवल यही हेलेनिस्टिक सुपरनेचुरल इमेजरी नहीं करता है, इसके अलावा और भी होती है, तो ये इसमें अपने पास क्या है, ए बी सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 बाकी है ना, ये रहा। क्या है द फीमेल स्पेक्टेटर इंटेंडेड एज द रिस्पॉन्स टू एडिशन एंड द स्टिल्स पीरियडिकल वाज स्टार्टेड बाय, ये किसके द्वारा किया गया था भाई, तो ये एलिजा हेवुड के द्वारा स्टार्ट किया गया था भाई, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या है ये द फीमेल स्पेक्टेटर एक ऐसा वो जो पीरियडिकल निकलते थे पहले, तो मैं अपने पुरुष प्रधान रहा है हमेशा से, अपना जो दुनिया है पुरुष प्रधान रही है, तो बस पुरुषों के विरोध में एलिजा जो हेवुड थी ना, इसने अपने पास द फीमेल स्पेक्टेटर है उसकी शुरुआत की थी। ये हो ही गया अपने पास। इसके बाद में देखो बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया क्वेश्चन नंबर ये 53 एंड 56 पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे ये सारे ही होते हैं। What does Chubukov think Lomow has come at the first in the play a marriage proposal? देखिए मैं बता देता हूँ, ये अपने 12th का चैप्टर है, 12th है अपने पास 12th कंपलसरी इंग्लिश में है ये, है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, अनिवार्य इंग्लिश में भी। इसमें जब पहली बार चुबुकोव जो लोमोव है चुबुकोव के घर आता है, तो चुबुकोव क्या सोचता है, वो ये सोचता है ये पैसे लेने के लिए आया उधार, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बोरो मनी। इसमें पहला विचार उसके मन में ये आता है कि वो पैसे लेने के लिए आया है। अच्छा नेक्स्ट क्या है इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ द लोमोव्स डॉग इन द प्ले ए मैरिज प्रपोजल। अच्छा ये प्रपोजल वैसे अपने 12th में जो नाम है ना वो केवल प्रपोजल के नाम से है, यहाँ पे इसका नाम है मैरिज प्रपोजल है। इसमें अपने पास जो लोमोव था उसके कुत्ते का नाम गेस होता है भाई, क्या होता है, गेस होता है, ये रहा अपने पास, है ना, तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा इसके बाद में ये क्या, व्हाट स्पेसिफिक डेरोगेटरी टर्म डज लोमोव यूज टू डिस्क्राइब चुबुकोव्स डबल फेस्ड बिहेवियर। अच्छा अपने पास क्या होता है कि जब आपस में वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं अपने वो मिडोज को लेके, है ना, मिडोज के जो घास के मैदान होते हैं उनको लेके, वो तू मैं पे आ जाते हैं ना, वहाँ पे चुबुकोव वो लोमोव को एक कहता है भाई, अपने पास पीठ में छुरा घोंपने वाला कहता है, तो वो जुडास कहता है उसे, क्या कहता है, जुडास कहता है, ये कहता है वो उसे।
उस समय अपने उनके दोनों की झगड़े की में अंदर बातचीत तो होती है ना, ये जब आप नाटक पढ़ते हो तब आता है भाई। इसके बाद ये देख लेते हैं भाई क्या, हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ। ये बहुत सरल भाई, किसने मारा था? मैकडफ ने मारा था भाई, ये रहा मैकडफ। कैसे मारा था? इसने क्यों मारा था? क्योंकि चुड़ैलों ने, आप लोगों को याद होगा शुरू में जब वो इस एक युद्ध जीत के आ रहे होते हैं तो अपने पास उसका साथी, उसका नाम आ जाएगा भाई, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा अभी यहाँ पे, चलिए कोई नहीं। तो 3 चुड़ैलों में उसे कौन कहते हैं कि तुम्हें ना कोई नहीं मार सकता है, जो माँ से जन्मा बच्चा वो नहीं मार सकता। तो मैकडफ का जो जन्म है वो कैसे होता है? वो अपने समय से पूर्व जन्म होता है और पेट को चीर कर ये जन्म लेता है, तो माँ से जन्मा नहीं होता ये, इसीलिए इसके हाथों मारा जाता है मैकडफ। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। चलो भाई चलो, बहुत टाइम लग गया अपने को। हाँ, इसके बाद में आते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इवान लोमोव वाज वियरिंग हिज इवनिंग ड्रेस एंड व्हाइट ग्लोव्स व्हेन ही केम टू ये ना, ये नहीं है, चुबकोव है भाई यहाँ पे ना, ये चुबकोव से हाउस, बिकॉज जब वो चुबकोव के घर आता है तो शाम का जो औपचारिक ड्रेस है वो पहने आता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में इरादा होता है कि मैं उसकी बेटी को प्रपोज करूंगा, तो शादी के इरादे से आता है। यहाँ पे क्या होता है, ही when borrow money नहीं गोइंग, यहाँ पे यही सही है भाई, ही वांटेड टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर, वो उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आता है। इसमें क्या होता है, इन ए मैरिज प्रपोजल व्हाट डज नतालिया से टू व्हाट सी डिड विथ हर ओवन है। अच्छा, एक वो सुबह से जब अपने पास उस चुब को अपनी बेटी को भेजता है लोमोव के पास अपने बैठक में, तो वो कहते हैं कि वो अपने जो घास मतलब खेतों में काम करके सीधे आ रही होती है, तब वहाँ पे वो एक लाइन बोलते हैं कि मैंने अपने क्या है अपने घास को क्या कर देती है, सी लेट इट रोट, वो उसको सड़ने के लिए छोड़ देती है। सी बरिंडर, ये बाकी सारे नहीं है भाई। सी लेंट थ्रेसिंग मशीन टू लोमोव एंड दैट ऑन दैट अकाउंट सी हैड टू पुट ऑफ हर ओवन थ्रेसिंग, नहीं ये नहीं है, ये कहते हैं सी लेट इट रोट, वो यही कहती है केवल। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, विच कैरेक्टर इज द फर्स्ट टू एक्सप्लिसिटली रिफर्स टू मैकबेथ एज द टायरेंट विथ इन द प्ले। यानी उस नाटक में अपने पास मैकबेथ जो नाटक होता है उसमें पहला व्यक्ति कौन सा है जो मैकबेथ को टायरेंट कहता है, तो वो आपके पास लेनॉक्स होता है भाई। कौन होता है? लेनॉक्स होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरी ऑफ बाय आर के नारायण। आर के नारायण की कौन सी कहानी नहीं है? द बिल्डिंग डॉग है, इंजन ट्रबल है, द पार्टिंग गिफ्ट नहीं है भाई, और आउट ऑफ बिजनेस भी उसकी है, तो आर के नारायण के बारे में याद रखना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, whom does डंकन प्रोक्लेम एज द प्रिंस ऑफ द कम्बरलैंड। कम्बरलैंड का जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो किसे नियुक्त करता है, राजा किसे बनाता है, तो वो आपके पास मेलकम को करता है भाई, है ना, मेलकम को बनाता है। गोविंद सिंह sanity was to be questioned in the story Gateman's gift as the he started making clay dolls after 25 years of the respectable service in office. He believed his pension is stopped. He carried a registered postal envelope and asked everyone what was inside, और he wanted to gift a straight, ये नहीं है भाई। इसमें आपके पास क्या होता है, गोविंद सिंह सैनिटी, यानी उसको क्या दिमाग में आ जाती है कि वो अपने पास एक लिफाफा लेके चक्कर काटता ही रहता है, तो उसके दिमाग में आ जाती है कहीं उसकी पेंशन ना बंद हो जाए, तो वो आपके पास क्या है, उस लिफाफे को हर जगह ले जाता है और पूछता है हर किसी से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, तो वो अपने पास हो जाता है। इसका आंसर करेक्ट है 3। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो 61 और आपके पास 64। Who prophetically claims दो शाल्ट गेट किंग दो दी नन, यानी कहने का मतलब ऐसा कौन सी चुड़ैल कहती है, ये मैकबेथ का भाई मैं बता देता हूँ कि तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारा वंश है वो राजा बनेंगे, तो ये कौन सी चुड़ैल कहती है, जब अपने पास जो उसका साथी नाम भूल गया भाई मेरे, अपने पास मैकबेथ के साथ जो बेंको है ना, बेंको रहता है ना, उसके बेंको को कहती है कि तुम तो राजा नहीं बन सकते लेकिन तुम्हारे वंश जो वो राजा बनेंगे, तो इसमें अपने पास तीसरा जो है ना ये ऑप्शन सही हो जाता है। In the play Macbeth, the line "to be thus is nothing but to be safely thus" may marks the shift in the Macbeth's motivation from, यानी कहने का मतलब जब ये लाइन बोलता है ना मैकबेथ, तो क्या होता है, पहले तो उसको रहती है कि राजा बनने के लिए गुण होने चाहिए, बनाए रखने की ताकत होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसको वो अपने पास डर सताने लगता है, तो एम्बिशन टू पैरानोइया हो जाएगा भाई, ये इसका क्या है, सही है। पहले उसकी एम्बिशन होती है और उसके बाद ललक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे डर वगैरह सब कुछ दिमाग में बैठ जाता है ना। अपनी कहानी पढ़ी हुई है ये तो मैकबेथ की। तो इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एज
फ्रॉम क्या मालगुडी डेज। व्हाट इज द रंगाज ऑक्यूपेशन, रंगा की क्या ऑक्यूपेशन होता है भाई, तो रंगा का ऑक्यूपेशन मैं बता देता हूँ भाई। लो आप लोगों के पास क्या है, चलो नाइफ ग्रिंडर, तो यही होता है, नाइफ ग्रिंडर ही होता है। कौन मालगुडी डेज में कौन रंगाज ऑक्यूपेशन, रंगा का रहता है वो चाकू कैंची वगैरह तेज करने वाला होता है। In the novel A Tale of the Two Cities, Charles Darnay's trial scene in England primarily demonstrative, क्या demonstrates, क्या प्रदर्शन करता है, the fairness of the, नहीं इसमें मैं सीधा बता देता हूँ, the influence of the circumstantial evidence, legal manipulation, public क्या है sentiment over breaking truth। ये आपके पास इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 और 69 में देखते हैं क्या है ये। व्हाट वेपन डज द नरेटर फाइनली यूज द स्टोरी द टाइगर्स क्लॉ, यानी अपने पास टाइगर्स के पंजे, अपने एक जो कविता है उसमें अपने सॉरी क्या स्टोरी कहानी, इसमें अंत में क्या यूज करता था, वो चाकू यूज करता भाई। लॉन्ग लाइफ नाइफ जो है ना वो चाकू यूज करता और उस टाइगर की क्या पंजे काट देता है। अच्छा डिकेंस बोरोड मटेरियल फॉर हिज नोवेल ए टेल ऑफ द टू सिटीज, क्या लार्जली, यानी कहने मतलब डिकेंस ने अपनी जो कहानी लिखी है ना इसका मैटर कहाँ से लिया है, तो एडवर्ड गिबियन नहीं है, जिक्स नहीं है, एलेक्सिस डी नहीं है भाई, थॉमस कार्लाइल आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा भाई, थॉमस कार्लाइल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द टाइगर्स क्लॉ, टाइगर्स क्लॉ के जो अपने बताने वाला कौन है भाई, तो इसमें टॉकेटिव मैन जो होता है ना वही करेक्ट आंसर है इसका। क्या आंसर है, करेक्टिव जो है ना वो इस कहानी के अंदर जो है ना वो जो टॉकेटिव मैन है वही कहानी सुनाता भाई। In the novel A Tale of the Two Cities, the prisoners in the London prisons were described as, कैसे डिस्क्राइब किया है, conspiring to overthrow government, quietly escaping from the prison, fighting battles with their trunks। ये इसमें दिखाया गया भाई, fighting with battles with their trunks। ट्रंकिस कौन होते हैं, जो अपने जेल में गार्ड वगैरह होते हैं वो होते हैं, तो इनके साथ दिखाया गया है A Tale of the Two Cities of the prisoner in London पर, ये हो जाएगा fighting with battles, तो ध्यान में रखना भाई। अच्छा हाँ यही है, यही भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या था आपके पास, नेक्स्ट आएगा क्या क्वेश्चन नंबर 71 और 73, चलिए करते हैं। हाँ इसमें बात करते हैं क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉक्टर मैनेट इज ट्रू, डॉक्टर मैनेट ए टेल ऑफ टू सिटीज, मैं डॉक्टर मैनेट के बारे में क्या सत्य है भाई, इसमें मैं बता देता हूँ। देखो ही इज इम्प्रेशन टू साइलेंस द विशियस क्राइम्स ऑफ द मार्किस एंड द हिज ब्रदर, यही इसके बाद जो ऑप्शन है वो सही है भाई। इसके बाद ही इज एन इंग्लिश डॉक्टर नहीं, ही इज टेकन टू फ्रांस नहीं, बल यही सही है भाई, ही इज इम्प्रेशन टू साइलेंस द विशियस क्राइम ऑफ द मार्कस एंड द हिज ब्रदर। What was written on the new copies prepared by M. Hamel, M. Hamel वाला कौन सा, द लास्ट लेसन चैप्टर है 12th क्लास में, इसमें वो क्या लिख के लेके आता है भाई अपने पास, वो लिख के आता है फ्रांस अल्सास, ये जो नई कॉपी होती है उन पे यही लिखा होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 72 और 74, चलिए 74 पढ़ते हैं पहले। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साज कॉन्सेप्ट ऑफ अननेचुरल स्लेवरी, यानी अननेचुरल अप्राकृतिक जो स्लेवरी है उसके बारे में उसके क्या तथ्य हैं, तो देखो ये अपने पास इट इज हेटफुल टू बॉडी एंड द स्पिरिट, बिल्कुल सही है। सा सजेस्ट दैट स्लेवरी सर्वाइव इवन व्हेन द आउटवर्डली डिस्कस्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही बात है। स्कूल्स एंड द न्यूज़पेपर्स हेल्प अस रियलाइज ओवर स्लेवरी, नहीं, अपने पास सा के अनुसार स्कूल्स और न्यूज़पेपर्स भी हमें क्या है गुलाम बनाए रखते हैं, ऐसी भावना है अपने सा के अनुसार। अच्छा 72 की बात करें तो क्या दिया हुआ है, 72 में दिया हुआ इन द नोवेल ए टेल ऑफ द टू सिटीज डॉक्टर मैनेट रिपीटेड एक्ट ऑफ द शू मेकिंग सिम्बलाइजेज, यानी जब वो अपने पास शू मेकिंग सिम्बलाइजेज करता है, शू मेकिंग यानी शूज बनाने का, तब वो क्या है अपने पास सिम्बलाइज करता है, हिज फॉर्मर प्रोफेशन नहीं है, प्रोडक्टिव लेबर एज मॉरल रिडिम्पशन नहीं है, रिप्रेस्ड रेज अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ एन एंशिएंट रिजाइम, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हो भाई, नेक्स्ट दिया हो व्हाट डज द एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड ऑफ द स्टोरी के अंत में वो लिखता है वाइवला फ्रांस, ये रहा अपने पास वाइवला फ्रांस। एडिशन इन द एसे, क्या मेडिटेशन इन द वेस्टमिंस्टर एबे डिस्क्राइब एज मूड एज द बिगिनिंग ऑफ द एसे एज सीरियस, हाउ डज द डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ मेलनकली, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो इसका ऑप्शन मैं सीधे बता देता हूँ आप लोगों को। क्या मेलनकली इज ए वीक पैशन ऑफ द माइंड, सीरियसनेस इज ए कंपोस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द वेनिटी ऑफ लाइफ, सीरियसनेस अलाउज फॉर द ह्यूमन, नहीं है अपने पास बाकी
क्या सीरियसनेस इज हिज नेचुरल स्टेट, नहीं, अपने पास जो पहला ऑप्शन है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में बात करते हैं 79 के बाद में, हाँ ये 79 और 77, चलिए 77 पढ़ते हैं। व्हाट इज द जर्नल्स एलिमेंट इन द स्टोरी द एनिमी, द एनिमी में अपने पास जो जर्नल होता है विस्टस 12th की बुक जो विस्टस है ना, उसमें 5वां चैप्टर है, उसमें उसकी क्या बीमारी होती है, तो उसे हार्ट की बीमारी होती है भाई, है ना, किसको, और बाद में डॉक्टर सदाओ जाते हैं, उसकी सदाओ की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए जनरल सदाओ को कहीं नहीं जाने देते हैं भाई। अच्छा, इसके बाद क्या है, इन द ऐसे मेडिटेशंस इन द वेस्टमिंस्टर एबे, है ना, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होमरस इज अराउज्ड व्हेन द ऑथर सा किंग लाइंग बाय दोज हु क्या डिपोज्ड देम, तो हिज हार्ट मेल्ट्स एंड द कंपैशन, ही क्या है, हिज एवरी इनऑर्डिनेट डिजायर गोज आउट, ही फील्स सोरो एंड द एस्टोनिशमेंट, बिल्कुल ये आता है भाई उसके पास। ही हैज ग्लूमी एंड इमेजिनेशन, ग्लूमी इमेजिनेशन नहीं, ही फील्स सोरो एंड एस्टोनिशमेंट, वो ये सोचता है। देखो एक कहानी बताता हूँ छोटी सी, जब दो राजा है वो दो पीछे लड़ रहे थे इतिहास में और दोनों एक ही जगह कब्र में दफनाए गए हैं, तो वो सोच रहा होता है, उसे दुख भी होता है और उसे आश्चर्य भी होता है उस बात के लिए। तो ये कहानी मैं यहाँ पे समझाने बैठ जाऊँगा तो तय समय लग जाएगा, इसका आंसर देख लेना आप लोग, ऑप्शन 3 सही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, हाँ इसके बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, ये बता रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फ्रॉम द ऐसे ऑफ स्टडीज बाय फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन का जो ऑफ स्टडीज है उसमें से कौन सा है, तो इसमें है ही हिज सीख द टू बी एमिनेंट अमॉन्ग एबल मैन हैथ ए ग्रेट टास्क, नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड पर्निंग, और ट्रेवल इन द यंगस्टर, ये आपके पास यही हो जाएगा भाई, नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, यानी जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो प्राकृतिक पादपों की तरह होते हैं जिन्हें पर्निंग की आवश्यकता होती है, ये अपने पास ऐसे ऑफ स्टडीज से लिया गया है भाई। इसके बाद इन द पोएम माई मदर एट 66, है ना, कमला दास की है भाई, इसमें क्या पूछा भाई, कॉप्स एज सी, तो इसमें अपने पास मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, ही, हाँ ये इसका आंसर होता है भाई, दैट हर मदर लुक्ड एग्जैक्टली एज ओल्ड एज सी एक्चुअली वाज, यानी वो उतनी वृद्ध दिखाई देती है कि कोई भी उसकी उम्र में, अपने पोइट्री फर्स्ट है किसकी, 12th क्लास में अपने पास फ्लेमिंगो में फर्स्ट पोइट्री है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट इसका, हाँ ये इसके क्वेश्चन, हाँ ये हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ, इन द एसे माई रिलेशंस लेम्ब डिस्क्राइब्स द हिज कजिन जेम्स एलिया एज हैविंग, ये देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, यूनिक फिलोसॉफी अबाउट ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स, हाउ डज जेम्स एक्सप्लेन इट व्हेन ही ब्रेक्स समथिंग, यानी जेम्स जब कुछ तोड़ देता था तो उसके लिए क्या कहता था, तो वो क्या कहता था, ब्लेम्स नहीं कहता था, ही क्लेम्स द ऑब्जेक्ट्स वाज ऑलरेडी करेक्ट नहीं कहता था, ही बिलीव्स ये कहता था, he believes that objects broke itself due to the its own fragile nature, fragile यानी अपने आप टूटने, भंगुर किस्म का, भंगुर किस्म यानी टूटने वाला। रीडिंग मैथ मैन फुल मैन कॉन्फ्रेंस रेडी एंड राइटिंग एग्जैक्ट मैन बना देते हैं भाई, राइटिंग क्या बना देता है, एग्जैक्ट मैन बना देती है, यानी लेखन कार्य व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट साफ सुथरा, यानी जिसको कहते कोई गलती नहीं निकाल सकता ऐसा बना देती है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू द पोइट क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोइट द केसुराना ट्री, टोरुदत्त की है भाई, है ना, टोरुदत्त शुड बी रिमेंबर्ड लाइक द इमोर्टल ट्रीज, तो कैलकाटा है, फ्रांस है, बोरोवडेल है भाई, ये रही है ना बोरोडेल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में क्या है, इन द पोएम द सोलिटरी रिपीट क्या रिपर द स्पीकर्स इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग सजेस्ट, यानी अपने पास ये क्या सुझाव देता है, तो इसके बारे में मैं बताऊं, लैंग्वेज एक्ट्स एज द बैरियर टू द इमोशनल कनेक्शन, नहीं। इसके बाद में क्या है, मीनिंग इन द पोइट्री डिपेंड्स ऑन द लिटरेरी कंप्रेशन, नहीं। इमोशंस ट्रुथ ट्रांसेंड्स लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, बिल्कुल ये सही है भाई, यानी जो भावनाएं होती है ना, जब अपने पास वो उसे कविता गाती है और वो उसको समझ में नहीं आती है, तो फिर वो उसके जो लेखन है, बोलने के जो लहजे होते हैं उससे वो समझ जाता है क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती थी, तो वहाँ पे वो कहता है इमोशंस जो होते हैं ना, जो सत्य होता है वो आपके पास जो क्या है, भावनाओं जो होती है ना वो अपने भाषाओं से ऊपर हो जाती है, वो भावनाएं हैं वो समझ जाती हैं, तो ये बिल्कुल यही है, इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में क्या है, इन द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ द जे एल्फ्रेड प्रूफॉक विच मॉडर्निस्ट फीचर इज मोस्ट एविडेंट, इसमें बात करें तो लीनियर नैरेटिव है, स्ट्रिक्ट राइम स्कीम है, फ्रेगमेंटेड है, अपने पास इमेजरी और पेस्टोरल है, तो इसमें लीनियर नैरेटिव है भाई, किसमें, जे एल्फ्रेड प्रूफॉक में, तो लीनियर नैरेटिव याद रखना। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 और 88, तो इसमें अगर बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा,
हाँ चलिए यहाँ पे पहले 88 का देखना पड़ेगा भाई। क्या दिया हुआ है? अ वायलेंस इफेक्ट एज ए मेंशन इन ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डेज इन क्या है, इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट जेलेसी, फ्यूरी, पेन और पीटी। इसमें ये नहीं है भाई, बाकी सारे शामिल होते हैं, ये शामिल है, ये शामिल है, ये नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन डू यू फाइंड? द विलेजर फाउंड द स्कॉर्पियन दैट बिटर, नहीं ये गलत है। द पीजेंट्स कॉल्ड अ डॉक्टर हु गिव मेडिसिन, ये भी गलत है। द मदर डेड बिकॉज, नहीं मदर मरती नहीं है। द फादर वाज ए रेशनलिस्ट, बिल्कुल सही है ये। फादर रेशनलिस्ट होता है, वो माँ का दर्द देख के सारी प्रक्रियाएं कर लेता है, वो दवा दारू भी लगाता है, वो कर्मकांड भी करता है, वो सारा कुछ करता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या है, इन अल्फ्रेड टेनिसन्स यूलिसिस विच इमेज इज यूज टू रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आता है, राइजिंग सन एन आर्कवे, ये रहेगा इसका आंसर। एन आर्कवे इसका क्या है, एक्सपीरियंस जो होता है वो आर्कवे के जैसा होता है, बाकी सारा ये रहने दो भाई। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद में 90 और 94, चलिए क्या है दिया हुआ इसमें। इसमें दिया है द कॉन्क्लूडिंग लाइन ऑफ द पोएम ऑन हिज 23rd बर्थडे रिफ्लेक्ट, इस पोएम का ऑन हिज 23rd बर्थडे का मतलब क्या, रिबेलियन ऑफ पोइट, नेगेटिव थॉट ऑफ द पोइट, एक्सेप्टेंस ऑफ द गॉड्स विल, ये आ जाता है इसका। और एक्सेप्टेंस यानी से भगवान की इच्छा, सब कुछ। जब अपने पास कवि क्या है, ऑन हिज 23rd बर्थडे, अपने मिल्टन जब उम्र में बढ़ते रहते हैं तो पहले तो चिंता सताती है, फिर वो भगवान की इच्छा पे छोड़ देते हैं भाई। Students repeat dialogue several times in to develop correct language habit. This typical of the communicative teaching audio lingual method है, और अपने पास डायरेक्ट मेथड है, ग्रामर नहीं, ये नहीं है, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो जाएगा भाई, जिसमें अपने पास बारंबार रिपीट करते हैं तो ऑडियो लिंगुअल मेथड होती है। इसमें क्या, टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स डज इलियट कंपेयर प्रूफोर्क, तो किसको करते हैं, ऑरलैंडो, मैकडफ है, साइलोक है और पोलोनियस, तो इसे अपने पास पोलोनियस से क्या कंपैरिजन करता है, प्रूफोर्क को, ध्यान में रखना भाई, पोलोनियस। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या आता है 95 क्वेश्चन, तो 95 हाँ यहाँ पे पहले 95 पढ़ते हैं। ए टीचर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज वेयर स्टूडेंट्स शेयर इन्फॉर्मेशन टू कंप्लीट टास्क, द टीचर इज यूजिंग, क्या कर रहा है भाई, ए टीचर ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज, तो वो कम्युनिकेटिव CLT कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कर रहा है, ध्यान में रखना, इसका प्रयोग कर रहा है वो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द इंडक्टिव मेथड ऑफ द ग्रामर टीचिंग इज प्रीफर्ड बिकॉज, ये चुनी जाती है क्यों, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम विच रूल इज इन्फर्ड, इट स्टार्ट्स विथ सम रूल्स एंड, नहीं रूल्स से स्टार्ट नहीं होती, ये कुछ अपने पास एग्जाम्पल से होती है, फिर अपने पास उनके एग्जाम्पल्स को समझ के रूल्स पे तैयार किए जाते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा इसमें इंडक्टिव में। इसके बाद में 93 की बात कर लेते हैं, हाँ ये देखते हैं 93 क्या कह रहा है, इन द पोएम द सन राइजिंग द स्पीकर डिक्लेयर्स दैट लव डज नॉट आंसर द hours day month, what phrase does he uses to describe the unities of time, the rags of time, बिल्कुल वो यही कहता है, समय है वो चिथड़े हैं भाई, समय का कोई वो नहीं है, समय कुछ नहीं है हमारे इस कंडीशन में भाई, है ना। ए टीचर क्या है, डिलीट्स सम एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द क्या है, इंग्लिश पैसेज एंड आस्क स्टूडेंट्स टू रिस्टोर द मिसिंग, यानी कहने का मतलब एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हर 5वां 7वां 9वां शब्द छोड़ देता है, तो वो कौन सा टेस्ट कर रहा है, वो क्लोज टेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लोज टेस्ट बोलते हैं भाई इसको। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, समय बहुत लग गया भाई। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन टीचिंग, मैं देखो इसमें समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे मैं आपका आंसर बता देता हूँ, ये दोनों कथन सही है भाई। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द J.A. ब्राइट द मोर एडवांटेजियस क्या है, ऑर्डर ऑफ द टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, अच्छा इसे LSRW भाई, LSRW लर्निंग, तो लर्निंग इसमें नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग भी लर्निंग ही होता है, तो LSRW ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया 98 और 100 है ना, 98 और 100 पढ़ते रहे, चलिए पढ़ते हैं। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट क्या डायरेक्ट मेथड ऑफ द सेकंड लैंग्वेज, डायरेक्ट मेथड बहुत सरल है भाई, डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन थॉट एंड वर्ड्स सही है, स्ट्रेस इज लेड ऑन द फंक्शनल ग्रामर और नॉट ऑन द थियोरेटिकल ग्रामर बिल्कुल सही है, इनहिबिशन ऑफ मदर टंग नहीं है, इनहिबिशन मदर टंग नहीं है, इम्फेसिस ये आपके पास करेक्ट क्या है, नॉट, तो नॉट ये है, यानी मातृत्व जो भाषा है वो प्रोहिबिट होती है भाई इसमें। इसके बाद क्या है, टीचर रिपीटेडली मेक्स द लर्नर्स प्रैक्टिस सेंटेंस पैटर्न सच एज दिस इज अ पेन और दैट इज अ बुक, इसमें अपने बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल मेथड है भाई, पैटर्न के आधार पे सिखाना स्ट्रक्चरल मेथड होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट
तो नेक्स्ट आपके पास से क्या दिया हुआ है, अच्छा नेक्स्ट पेपर कैसे आ गया भाई, ये इस तरीके से आ गया भाई, ये तो अपने पास देखते हैं, तो 100 देख लेते हैं भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरी ऑफ द लर्निंग ड्रा अपॉन द थियोरेटिकल वर्क्स ऑफ जीन पियाजे एंड ले वाइगोत्स्की। तो ये अपने पास दोनों है, कोऑपरेटिव लैंग्वेज में आ जाते हैं भाई। अच्छा क्या सारा मेड चिल्ड्रन मेमोराइज एन इंग्लिश पोएम एंड रिसाइट इट फ्लुएंटली, व्हाई डज दिस टेक्स्ट मीन द क्या है सॉरी व्हाई डज दिस टेक्स्ट मीन दैट एक्चुअल स्पीकिंग डिड नॉट टेक प्लेस। तो क्या है, चिल्ड्रेन स्पोक वेरी स्लोली, चिल्ड्रेन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ द पोएम। ये बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप रिपीटेशन कराए जाएंगे तो वो बच्चे उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। अच्छा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, द फर्स्ट साइन ऑफ द राइटिंग इन चिल्ड्रेन आर सीन इन द फॉर्म ऑफ द ग्रामर एक्सरसाइज है, कन्वेंशनल स्पेलिंग है, स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग अभी क्या हो जाएगा, स्क्रिबलिंग हो जाएगा। जब बच्चा पहली बार लिखना सीखता है तो वो स्क्रिबलिंग होती है, टेढ़े मेढ़े अक्षर जो करना आपने अपन उसको कहते हैं लाइन सीधी खींच, तो वो अपने बाकी टेढ़ी खींचता है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, क्या दिया, कम्युनिकेटिव स्ट्रेटेजीज आर एम्प्लॉयड व्हेन, अपने पास क्या होता है, लर्नर्स क्या है, एक बार देखते हैं भाई क्या है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज आर एम्प्लॉयड व्हेन आर फेस टू द टास्क कम्युनिकेटिंग। तो आपके पास कौन सा हो जाएगा भाई, लर्नर्स लिंग्विस्टिक नॉलेज, ये ध्यान में रखना, पहले खालिस्तान में लर्नर्स हो जाएगा, दूसरे में अपने पास लिंग्विस्टिक नॉलेज हो जाएगा, ये देख लेना भाई। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। चलिए फिर क्या, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस वैलिडेशन एज द प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग एन आर्ग्यूमेंट अबाउट द इंटरप्रिटेशन एंड यूजेज में, क्या यूजेज मेड फ्रॉम क्या है, टेस्ट स्कोर्स। अगर इसमें अपन बात करेंगे तो मेसिक आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, मेसिक, इसका आंसर देख लेना आप। रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज ओनली द मैकेनिकल एक्ट ऑफ द सेइंग अलाउड द साउंड इन द वर्ड्स, राइटिंग लेटर, ड्राइविंग, और ये बिल्कुल है अपने पास क्या, रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, सेइंग अलाउड एंड द साउंड इन द वर्ड्स, बिल्कुल ये सही बात है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोगों के पास, नेक्स्ट दिया हुआ है ये क्या है, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एएलएम होते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसमें न्यूमेट्रिकल प्रेजेंटेड इन द डायलॉग फॉर्म, बिल्कुल स्ट्रक्चरल पैटर्न, टोट बिल्कुल सही, वोकेबुलरी इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड एंड द लर्नड इन द कॉन्टेक्स्ट, मच ऑफ द यूज ऑफ द मदर टंग, नहीं मदर टंग का यूज नहीं होता भाई एएलएम में। The teacher asks the students to write a story that they viewed on a video tape focusing upon the series of the given questions. The kind of the writing क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग राइटिंग, बेसिक राइटिंग, गाइडेड राइटिंग, ये गाइडेडिंग क्या हो जाएगा, गाइडेड राइटिंग हो जाएगा, निर्देशित लेखन कार्य हो जाएगा भैया। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेशन। देखो मैं इसमें सीधे आंसर बताता चलता हूँ भाई, इसमें एक तो सही है, आर गलत है, क्योंकि अपने पास मास्टरी है ना, वो लैंग्वेज अपने पास इससे हासिल नहीं कर सकता है, केवल अपने नकल करे जाएंगे तो मास्टरी हासिल नहीं होती भाई। व्हाट इज ए टीचर्स रोल इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, अगर अपने इसमें बात करें तो क्या भूमिका होती है टीचर की, इट प्रॉम्प्ट एंड फैसिलिटेट डिस्कशन, बेस्ट यही अपने पास क्या होता है, इसका रहेगा कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया, 112 के क्वेश्चन में आ जाते हैं पहले। अच्छा ये पढ़ लेते हैं, विच टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द कॉम्प्रिहेंसिव में अपने पास फ्रॉम ए पार्ट हायर ऑर्डर रीडिंग स्किल्स की बात करें, फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेक्सिकल क्वेश्चन है, इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन आएगा भाई, इसमें कौन सा आएगा, इवैल्यूएटिंग क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द डायलॉग, इसमें अपने पास प्रिपरेशन, डिक्टेशन, रिकंस्ट्रक्शन, एनालिसिस एंड द करेक्शन, बिल्कुल ये इसके पास आ जाएगा भाई, प्रिपरेशन होगा सबसे पहले, तो इसमें प्रिपरेशन और किसी में नहीं है, तो यही हो जाएगा। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, चलिए ये पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग के काउंटेबल नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी वो एक वचन और बहुवचन एक जैसी होती है। तो इसमें सीप एक वचन एक जैसी होती है, बेसन ऐसा होता है, माउस नहीं होता है, माउस का माइस होता है भाई, और सैल्मन होता है। तो इसमें 1 2 और क्या है 4, 1 2 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अच्छा इसमें सप्लाई द फॉलोइंग ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, द इकोनॉमिस्ट इज ए, तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ए मैगजीन है, तो ये हो जाएगा। क्या है, एक्सीडेंट्स कैन बी हैपन, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट्स कैन बी हैपन, ये एक नॉर्मल बात है, तो एक्सीडेंट्स बहुवचन है, तो इसके पहले जीरो आर्टिकल, कहाँ पे है क्या, जीरो आर्टिकल बिल्कुल है। तो इसके बाद में बात करते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज लॉट्स टू इंटरेस्ट अ विजिटर होता है, और उसके बाद में द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा भाई, सही है। तो यहाँ पे देख लो ए, जीरो ए के पहले में क्या आ जाएगा, ए, तो पहले में ए, दूसरे में जीरो,
तीसरे में नहीं, तीसरे में ए, और अपने पास आगे चलते हैं भाई, 1 मिनट आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें आगे चलेंगे तो 116 में आपके पास क्या हो जाएगा, पहले में ए, दूसरे में 0, हाँ बिल्कुल सही है, तीसरे में ये ऑप्शन नंबर ये जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा भाई। पहले में ओ हो जाएगा, दूसरे में 0 हो जाएगा, इसमें ओ ए हो जाएगा और बाद में द हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास ये रहा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑपोजिट ऑप्शन गिवन, यानी करेक्ट ऑप्शन देखना भाई। ही गेव मी एन एडवाइस, तो एडवाइस जो है ना ये यूसीएन है और यूसीएन के पहले आर्टिकल नहीं लगता भाई, तो गलत हो गया। ही गेव मी सम एडवाइस, तो सम एडवाइस देखो एक बार देखते हैं, सम एडवाइस की बात कर लेते हैं। द सीनरीज, सीनरी का बहुवचन नहीं बनता भाई, सीनरी एक वचन ही होती है हमेशा। द सीनरी इज हियर वेरी गुड, ये सही है, और आपके पास क्या है ये सम एडवाइस, ये भी सही होता है। एडवाइस के पहले उसने मुझे कुछ सलाह दी, तो ऐसा हो सकता है यूसीएन के पहले अपन सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो बी और डी किस जिसमें है ना वो सही है, ये आपका सही है भाई, यहाँ पे बी और डी इसमें सही है, और सीनरीज का बहुवचन नहीं है इसका, ये बिल्कुल सही है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन बिलो, यानी कहने का मतलब है इसमें आपके पास कौन से जो है क्वेश्चन वो सही है। तो द इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे, ये करेक्ट है बिल्कुल है। दिस इज स्टीक बैड कुक्ड, बैडली कुक्ड होता है भाई, ये क्या होता है, बैडली कुक्ड होता है। ही वॉज मेडेंड बाई लव विथ हर, और इसके बाद में यहाँ पे दे आर प्लेइंग यूजुअली फास्ट, तो ए और डी सही है इसमें, तो यहाँ पे ए और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे विन विच द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ब हैव बीन यूज्ड इंट्रांजिटिवली, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब किस में यूज की गई है। द हॉर्स किक्ड द मैन, नहीं इसमें घोड़े ने किक मार दी भाई, किसको, तो क्या और किसको उत्तर देता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो किसको, तो ये गलत है। ही स्पोक लाउडली, ये बिल्कुल सही है। ही स्पोक द ट्रूथ, ये नहीं ये गलत है भाई, ये वह सच बोला, तो ये भी। द शिप सिंक, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 जो है ना वो सही है आपके पास, ये रही, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या आ जाता है, हाँ, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। इसमें अगर अपन बात करें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है भाई, द गिटार इज, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना इज के बाद में ये अब ये पॉजेसिव सेकंड जो होते हैं ना उनका थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। अब देखो अगर मैं योर्स इसमें कर देता हूँ, माइन इसमें कर देता हूँ, तो योवर है वो योवर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है ये पॉजेसिव फर्स्ट हो जाता है, और पॉजेसिव फर्स्ट हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, अपने पास से नाउन प्रोनाउन का काम नहीं करता, तो ये गलत है यहाँ पे। इसके बाद माइन ही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, माइन योर्स, ये सही है भाई। ये क्या है, दिस गिटार इज माइन नॉट योर्स, योर्स इज द वन विथ द ब्रोकन स्ट्रिंग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन 3। अच्छा इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टेंसेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। क्या, आई बाय एट ए न्यू हाउस लास्ट ईयर, इसमें आपने बात करें तो बाय जो होता है लास्ट के साथ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, बोट हो जाएगा, और येट के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का, तो बोट हावंट सोल्ड, सॉरी ये इसका हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान में रख लेना। ये आगे अपने पास अब आप सरल है क्वेश्चन ये कर लिए होंगे भाई। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर टू फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो ये एनी सही है इसमें, ये देखो ज़्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं, तो एनी सही है। फिल इन द ब्लैंक से अप्रोप्रिएट टेंसेज फॉर्म लेटर नाउ आई एम राइटिंग हो जाएगा भाई, इसमें तो हो जाएगा आई एम राइटिंग, इसमें हो जाएगा लेटर्स टुडे, 4 लेटर्स टुडे, तो इसमें मैं आज इतने लेटर लिख चुका हूँ, तो हैव रिटन हो जाएगा इसमें। इसके बाद में श्याम सेड क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन राइटिंग, तो इसमें तो एम राइटिंग, इसमें हैव रिटन, और इसमें हैज़ बीन राइटिंग, तो कहाँ पे एम राइटिंग, हैव रिटन और हैड बीन राइटिंग, इसमें हैज़ बीन राइटिंग नहीं दिया हुआ क्या, तो 1 मिनट देखते हैं भाई, इसमें अगर हैज़ बीन राइटिंग दिया हुआ तो वो करेंगे। अच्छा इसमें हैड बीन राइटिंग किसी में नहीं दिया हुआ है, तो भाई कोई बात नहीं, ये आपका इसमें एम राइटिंग, हैव रिटन और यहाँ पे हैड बीन राइटिंग हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 120 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स डिटरमिनर्स, तो यहाँ पे फ्रेंच स्पीक, तो द यहाँ पे तो हो जाएगा द और यहाँ पे 0, तो द और 0 हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, ये अच्छा ये हो गया ऑप्शन अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए
हाँ, थोड़ा सा पेज अपने गड़बड़ा गया भाई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब की भी बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसमें इसका कारण बताना पड़ेगा कि आई डैश टू द कोर्ट बिकॉज आई सो केस, क्या है, ए सो कोज नोटिस। इसके बाद में देखिए आई वेंट टू द ऑफिस आई रिसीव, क्या हो जाएगा, इसके बाद गो नहीं, ये नहीं होगा भाई। हैड गोन एम बीइंग नहीं होगा भाई। वेंट विल गो नहीं होगा, ये ऑप्शन ही इसमें एक ही सही बैठता है। हैड वेंट और हैड रिसीव्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हाउ करेक्ट यूज द प्रीपोजिशंस ही इज ए मैन ऑफ कंसिडरेबल, इसमें अपने पास बात करें, इसमें भैया आपके पास ए और बी सही है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 में आप देख लेना भाई, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट हो जा रहा है अभी। इसके बाद में ये क्वेश्चंस तो वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहोगे सर पूरे नहीं करवाए आपने, है ना, तो अभी देख लेते हैं। चलिए इसमें बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, ही वर्कड एंड सेंग, इसमें अपने पास क्या दिया हुआ, सेंग फ्रॉम, तो यहाँ पे तो हो जाएगा फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट टिल नाइट हो जाएगा। ए फेयर, क्या फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर, ये अंडर, ठीक है। आई ट्राइड टू रीजन, तो अपने पहले में फ्रॉम अंडर और टू, इसमें अपने पास, अच्छा इसमें भी है क्या, द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न फोर्ट फॉर द क्राउन, यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो ये देख लेना भैया, अब आप देख लेना अंडर, टू और फोर। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन, क्या हो जाएगा, ही इंटर्ड इनटू आ जाएगा भाई, इसमें ही इंटर्ड इनटू आएगा, ये देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं 125 और 28, ये बात करते हैं। चलिए इसमें क्या दिया हुआ, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द दोज गिवन, व्हेन आई माई डिनर आई वेंट आउट। अब जब अपने पास एक में अपने पास काम क्या है, तो एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है, तब तो होता है अपने पास दोनों में पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हैड यहाँ पे बिल्कुल यही हो जाएगा भाई, हैड यानी व्हेन से जब दो वाक्य कंप्लीट होते हैं, जुड़ते हैं, और एक में पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब होती है, तो पूर्णता दर्शाने वाली वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो ये रही इसका, ये कारण मैंने पहले समझाया भाई। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इसमें बात करें देयर इज नो क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड, अगेंस्ट और फॉर, तो इसमें फॉर ही आ जाएगा भाई, क्योर फॉर अपने कॉमन कोल्ड के लिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये चलिए यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द कॉन्सेप्ट इन द ब्रैकेट। तो पॉसिबिलिटी के लिए देखो अपने पास यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे तो केवल माइट बन रहा है और कोई नहीं है पॉसिबिलिटी के लिए। इसमें सप्लाई द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट डिग्री, डिग्री की बात करें तो ही इज क्या मैन आई हैव एवर मेट, एवर मेट के साथ आपके पास क्या सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री किस में दी हुई है भाई, द काइंडेस्ट, द काइंडेस्ट हो जाएगा इसमें और दूसरे में है क्या, ये रहा काइंडेस्ट, इसमें भी भाई। उसके बाद ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स देन के साथ फ्यूअर, तो ये रहा सही है, और इसके बाद स्ट्रिंग, तो ये आपका ऑप्शन 4 है वो सही रहेगा भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट मॉडल्स, ये क्या है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन मस्ट नॉट हो जाएगा। और इसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट मॉडल इन द प्लेस ऑफ द आई सपोज ही, सपोज का मतलब होता है व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम, वो तर्क लगा रहा है कि वो इतनी तो होगी, तो इसमें आ जाएगा ही कुड नहीं, कुड भी नहीं आ जाएगा, मस्ट आएगा भाई, ही मस्ट हैव बीन 30 व्हेन आई फर्स्ट मेट हर, इसमें मस्ट का प्रयोग होगा भाई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे चले तो क्या जाएगा, चेंज द डिग्री कंपैरिजन इनटू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव करनी है भाई, तो सुपरलेटिव में चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज हो जाएगा, ये देख लेना यहाँ पे। इसका ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस, वी मस्ट इट टू लिव, हमें जरूर खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, वी मस्ट इट एंड वी लिव, नहीं ये नहीं होगा, वी मस्ट इट और वी कैन नॉट लिव, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, ये ध्यान में रखना भाई, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। 37 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन डिपेंडेंट क्लॉज, अच्छा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स मोर देन वन मेन क्लॉज, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज, और ये अपने पास क्या, एक तो ये सही है। इसके अलावा बात करें तो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन मेन क्लॉज, एक क्लॉज नहीं, ये अपने पास क्या पूछ रहा है, वन मेन क्लॉज, हाँ एक ही मेन क्लॉज होता है और दो अपने पास एक से अधिक कोई भी हो सकते हैं, तो सी और डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई। अच्छा इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाँ ये देखो इसमें ये इधर वाला वाक्य रहेगा ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट इन द यूज ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में अगर बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देखो सुजन्स कार इज चीपर देन मेरी, मेरी से नहीं भाई, मेरी से तुलना कैसे कर रहा है, तो एक तो ये गलत है, सुजन्स कार इज चीपर देन मेरी, ये बिल्कुल सही है, आई वुड प्रीफर टू टेक ए वॉक रादर देन सिट आइडल, ये भी सही है, और इसमें आई वुड प्रीफर
टू टेक ए वॉक देन टू सिट आइडल, यहाँ पे अपने पास ये गलत हो जाता है, तो आपके पास ए और डी जिसमें है वो इनकरेक्ट है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में क्या है, ये हो ही गया आपके पास। इसके बाद में चलते हैं आगे, और आगे चले तो क्या आता है, ये भी पेज अपने पास थोड़ा ऐसे आ गया। तो भाई अभी ये क्वेश्चन है ना ज़्यादा टफ नहीं है भाई, आगे वाले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े ठीक है, सरल है ज़्यादा। ये देख लेते हैं 144, ये और देख लेते हैं भाई एक बार, है ना, ये तो करवा देता हूँ मैं, ज़्यादा उसमें अब समय खराब हो रहा है नहीं। हाँ हाँ, अब देखिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट आप, अच्छा ऐसे आ गया क्या, चलिए इसको भी ठीक करते हैं भाई। तो ये आपके पास इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। हाँ, तो इसमें बात करते हैं 138 में। तो 138 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, ए मैन हु हैड मनी प्रॉब्लम्स थ्रू हिमसेल्फ ऑफ द बिल्डिंग द अंडरलाइंड क्लोज इज। तो अंडरलाइन क्लोज की बात करें तो ये कौन सा है, तो एक तो सबसे पहले बात बता दें, ये सबऑर्डिनेट है भाई, सबऑर्डिनेट है, तो सबऑर्डिनेट ये रहा, बिल्कुल सही है। और इसमें अच्छा ऑप्शन, और एक ये फाइनाइट क्लोज भी है, ये निश्चित कर रहा है किसी चीज़ को, अनिश्चित नहीं कर रहा है, तो बी और सी जिसमें है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें, ये ध्यान में रख लेना भाई। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। अच्छा, कैन वी एवर फॉरगेट हर काइंडनेस, तो वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस कौन सा बनाना है, अफर्मेटिव। वी कैन, बिल्कुल यही सही होगा, वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस, बिल्कुल ये वी कैन नेवर फॉरगेट हर काइंडनेस टू अस, क्या है, वी कैन नेवर फॉरगोट, वी कैन नेवर फॉरगोट, ये कैसे होगा अभी, वी कैन नेवर फॉरगेट, अच्छा फॉरगोट नहीं, ये बिल्कुल कैन के साथ फॉरगेट ही आएगा भाई, है ना, ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दिया 139 141। इसमें बात करें तो क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू द कंपाउंड सेंटेंस। आई हैव फाउंड द पेन दैट आई हैड लॉस्ट, तो आई हैव फाउंड द पेन एंड आई, नहीं ये नहीं होगा, आई हैव फाउंड नहीं ये नहीं होगा, आई हैव लॉस्ट ए पेन बट आई फाउंड इट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ, तो व्हाट माइट बी डन, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट थिंग्स माइट बी डन, ग्रेट थिंग बी माइट बी डन इफ वी मैन वाइज, तो क्या है, इफ मैन वारंट वाइज, क्या है, व्हाट माइट बी डन इफ मैन वर वाइज, क्या नहीं हो सकता अगर बुद्धिमान होते, तो ग्रेट थिंग्स माइट बी डन इफ मैन आर वाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा भाई, देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट ये फिर आ गया भाई गड़बड़ी, चलिए हाँ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पे क्या है, एक मिनट थोड़ा सा, चलिए इधर करते हैं, क्या दिया हुआ है, दिस पर्स वाज बीइंग, क्या है, समवन लेफ्ट दिस पर्स इन द क्लासरूम यस्टरडे द क्लीनर फाउंड इट, अच्छा ये इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो समवन लेफ्ट द पर्स, तो द पर्स वाज बीइंग लेफ्ट, बीइंग नहीं, ये लेफ्ट है तो प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट वाज लेफ्ट इन क्लासरूम यस्टरडे, इट वाज फाउंड बाय ए क्लीनर, ये सही हो जाएगा। कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू द स्पीच, ये कर लिए होंगे भाई आप लोगों ने ना, मैं ये छोड़ देता हूँ थोड़े से, क्योंकि अपनी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इनके आंसर्स अगर आप कहोगे तो मैं आपको वैसे बता दूंगा, है ना, वैसे ज़्यादा नहीं है, 6-7 क्वेश्चन ही और बच्चे हैं भाई। अब देखो इसके बाद में ये सरल क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा वो टफ नहीं है, तो इनके बारे में अपन चर्चा बाद में कर लेंगे भाई। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कट ऑफ तो बहुत टाइम लगा दिया सर, वीडियो तो इतना लंबा हो गया, कट ऑफ की अभी बात हुई नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि कट ऑफ अपनी है ना, जिसकी अगर बात करें तो देखो सबसे पहले जो पर्सन उठता है वो 40% वाला उठता है भाई, 40 और 35%। तो अब की बार एक बात बता देता हूँ, फर्स्ट पेपर में यानी जो जीके का पेपर हुआ है आपका डी ग्रुप का, यानी डी ग्रुप का जो पेपर हुआ है ना जीके का, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी अभ्यर्थी को अपने पास 40% और 35% लाने में समस्या होगी। रेयर कंडीशन में है जो अपने पास थोड़ी गलतियां कर देवे तो है, नहीं तो 40% और 35% जो क्वेश्चन जो नंबर है ना वो हर कैंडिडेट के आ सकते हैं। तो कट ऑफ है ये डिसाइड नहीं करेंगे भाई। अब आप पहले अपने पास कुछ पेपर हुए हैं जिनमें 40% नंबर नहीं आए हैं, तो वो ये समस्या तो आप छोड़ दो भाई, ये अपने पास तो क्या है कि ये तो बंद हो गया भाई। अब आपको क्या चाहिए, है ना, ये होता है कि नहीं होता, अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा कर देते हो तो आपके पास कट ऑफ वो कितनी जाएगी, है ना, ये क्राइटेरिया पूरा करने वाले लगभग अपने पास अपने 60-70% कैंडिडेट ना ये दायरा पूरा कर लेंगे अपने पास, और इतने पद है ही नहीं अपने पास, है ना, जितने बैठे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब जो सबसे बड़ी बात आती है ना, जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो कट ऑफ है उसमें उछाल आएगा क्या सर,
देखो जिस तरीके से आपके पदों में वृद्धि हुई है ना, जिस हिसाब से पद बढ़ाए गए हैं, जितने पद लगभग अभी देखेंगे अपने पास, चिंता मत करो, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कट ऑफ है वो लास्ट बार जो कट ऑफ गई है ना, लास्ट ईयर की, लास्ट की जो कट ऑफ गई है उससे नीचे रहेगी भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ, उससे नीचे रहेगी। उस कट ऑफ के आधार पे देखो अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी, जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी ना, वो आप लोगों के पास ये है, जो कट ऑफ है वो आप लोगों के सामने दी हुई है। अब इस भर्ती की खास बात बता देता हूँ, इसमें जो पद थे ना वो आपके पास 300 प्लस ही थे शायद, इससे ज़्यादा नहीं थे अंग्रेजी के, मेरे जहाँ तक ध्यान में आ रहा है, मैंने ये अभी देखा नहीं है, लेकिन 300 प्लस पद ही थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। इसके बाद में अगर बात करें तो जब आपने अंग्रेजी की कट ऑफ यूआर की कितनी रही थी, 327 रही थी, 327.97 यानी 328 मान सकते हैं अपने पास, 328 नंबर है वो अपने पास जनरल कैटेगरी की गई थी इन पदों पे। अब ये पद है और इन पे अपने पास एससी की देख लो आप लोग, एसटी की देख लो, ओबीसी की देख लो, एमबीसी देख लो भाई, है ना। अगर ऐसे नहीं साफ दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको देखो जूमिंग कर लेता हूँ, जिससे क्या आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे, है ना, क्योंकि अपन यही देखेंगे नॉन शेड्यूल्ड एरिया है ना, जिसके पास कहते हैं नॉन टीएसपी जिसकी बात करें ना, तो ये देख लो आप लोगों के सामने कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं मान रहा, मैं इस कट ऑफ को ज़्यादा नहीं मान रहा भाई इन पदों के हिसाब से। तो अपने पास क्या है, ये कट ऑफ है। अब इस कट ऑफ से नीचे आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है, ये जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन के अनुसार, ये देख लो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन के अनुसार क्या है, ये जो पद है ना, ये जो पद है इनमें आपके पास ये रहे पद। अब अपनी भर्ती 2025 की है ये, तो इसमें क्या है 17 दिनांक 2025 तथा वृद्धि, ये जो अपने पास वृद्धि की गई है भाई, ये देखो अपने पास वृद्धि की दिनांक दी हुई है ना, ये 26/6 सॉरी अभी साफ दिखाई नहीं दे रहा भाई, लेकिन ये आपके पास 17/5 को विद्यमान, यानी ये 4/7/26 को आया विज्ञापन, और ये 2025 की भर्ती है ना, अपने पास शुद्धि पत्रांक है ये, तो अपने पास भर्ती है 25-26 की। इस भर्ती में अंग्रेजी के पद वो 1956 कर दिए गए हैं। अब 1956 पद मैं ये मानता हूँ कि बहुत होते हैं भाई, कट ऑफ को नीचे लाने के लिए काफ़ी है ना, तो चिंता नहीं करनी है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है, तो इन पदों के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो आपकी जो कट ऑफ है ना, मैं कैटेगरी वाइज बता ही देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्या रहना का विचार है भाई। अब देखो जनरल कैटेगरी है अपने पास, है ना, ये जनरल कैटेगरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओबीसी की बात कर लेते हैं, इसके अलावा एमबीसी और ओबीसी एक ही मान लेते हैं अपने पास, ये मान के तो सॉरी ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस की यही मान लेते हैं। इसके अलावा एससी और इसके अलावा एसटी, मैं ये बता देता हूँ ये कट ऑफ है। अब जीके की बात कर लेते हैं और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब जिसके क्वेश्चंस बन जाएंगे वो मान के चलना आपका सिलेक्शन निश्चित है। जिसके जीके में जनरल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है ना भाई, अगर उसके 48 टू 50 क्वेश्चंस जीके में बन रहे हैं, और इंग्लिश में जिसके 110 से लेके 112 जिसके क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, मेरे हिसाब से सफिशियंट है भाई, बहुत है। ये आपके पास सिलेक्शन वाला दायरा करेक्ट कर देता है भाई, यहाँ पे ये सिलेक्शन हो सकता है भाई, है ना, ये सिलेक्शन हो सकता है। और ये मैं मेन कट ऑफ बता रहा हूँ, डबल की नहीं बता रहा हूँ भाई, ये मेन कट ऑफ जिसको कहते हैं ना वो कट ऑफ बता रहा हूँ। अब अगर आप जनरल कैटेगरी में और ये अंक आ गए तो मान के चलो भाई आप हो सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मैं दोनों लगभग सेम कैटेगरी में रखता हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास 45 है ना, 45 से लेके 47 यानी 48 तक अगर आपके अंक बन रहे हैं, और यहाँ पे मैं ज़्यादा कम नहीं करूँगा भाई, 108 से लेके 110 बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये मान सकते हो, आशा रख सकते हो। ऐसा नहीं है भाई मैं कोई पक्की कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन आप ऐसे मत कर देना बाद में सर आपने तो ये बताया था, वो हो गया, फलान हो गया, ढिमकान हो गया, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हो, ये नहीं करना। मैं आपकी तरह मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ, कोई गुरुजी है वो भी अनुमान ही लगाएंगे, तो ये कट ऑफ आपकी पक्का सिलेक्शन दिला सकती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। ईडब्ल्यूएस और थोड़ा बहुत कोई पॉइंट वगैरह का फर्क पड़ जाए, 1-2 अंक का पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं बाकी ये आप कट ऑफ है। अब इसमें बताऊं एससी कैटेगरी जो एससी का कैंडिडेट है उसके लिए मैं एक खास बात बता देता हूं भाई, यहाँ पे जिसके 40 से लेके और 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 40 से लेके 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास 95 से 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं,
तो निश्चित मान के चलो आपका चयन निश्चित होने वाला है, पक्का होने वाला है। आप कहोगे सर थोड़ी सी हाई नहीं बता दी, नहीं हाई नहीं, आप है ना अपने ये मान के चल सकते हो, ये और ये जोड़ोगे तो पक्का आपके जो चयन है वो निश्चित हो सकता है भाई। ये कितने हो जाएंगे 190 और ये कितने हो जाएंगे 80, तो आप इतने तो अंक चाहिए ही चाहिए भैया आप लोगों को। और एसटी में अगर बात करें तो 40 से 42, यानी आपके पास 40 से 35 आप हो सकता है, लेकिन आप इस दायरे को थोड़ा सा अगर कम करना चाहो तो 38 से 42 क्वेश्चन है ना वो आपके भी होना जरूरी है। और ये 90 से मैं 95 बता देता हूँ भाई, ये 90 से 95 और आपका चयन निश्चित हो सकता है। देखो मैं ये आस करता हूँ कि इन जो आपके इस दायरे में आ रहे हो, आप किसी भी आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, जैसे जर्नल के लिए एक आपने ये अपने पास क्या कर लिया है, इतने क्वेश्चंस कर लिए भाई, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपका जो चयन है वो निश्चित होने वाला है। यहाँ पे आप बिल्कुल वो कहते हैं ना कीप होप वाला वाक्य है ना, कीप होप, वो है ना कीप होप कर देते हैं, तो ये हो सकता है यहाँ पे आपका चयन निश्चित हो सकता है। तो मेरे अनुमान से ये कट ऑफ काफ़ी है। और अगर आप थोड़े से मुझे अगर कमेंट करके बता दो कि मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, तो मैं एक एक्यूरेट जो कट ऑफ है ना वो भी आप लोगों को पक्का बता सकता हूँ। और मेरी कट ऑफ का अनुमान आप पीछे वाले रिकॉर्ड को उठा के देख लेना, चाहे एसएससी एमटीएस में देख लेना, आप पीछे का रिकॉर्ड है मेरा उसमें देख लेना। अगर मैं बात करूँ, मैंने एक थोड़ी बहुत और इधर उधर की कट ऑफ भी बातें की थी, लेकिन वो अपने राजस्थान की से संबंधित नहीं थी, बस बात ऐसे है। तो ये कट ऑफ थोड़ी सी रह सकती है यहाँ तक। तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा तो हो गया, लेकिन पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।